नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ की यह भाग पाँच का यह पहला वीडियो है। इसमें 1 से 7 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला वीडियो है जो कि इसमें पहले से देखते हैं। मेरा पहला अनुभव, 1 नंबर, मेरा पहला अनुभव। मेरे घर पहुंचने से पहले ही फिनिक्स से चलने वाला समूह भारत पहुंच चुका था। हमारी शुरुआती योजना के अनुसार मुझे उनसे पहले पहुंचना था, लेकिन मेरी इंग्लैंड में अर्थव्यवस्था के कारण मैंने देखा कि मुझे इंग्लैंड में काफ़ी समय तक रुकना पड़ सकता था। मेरे सामने फिनिक्स की पार्टी के रहने के लिए जगह की ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि वे सभी भारत में एक ही जगह पर रहें और यह संभव हो तो जिस तरह से वे फिनिक्स में रह रहे थे उसी तरह का जीवन वे वहाँ पर बिताएं। मैं किसी ऐसे आश्रम को नहीं जानता था जहाँ उन्हें मैं जाने के लिए कह सकता। इसीलिए उन्हें तार भेजा कि वे मिस्टर एंड्रयू से मिले और जैसा वे कहें वैसा ही करें। इसीलिए पहले उन्हें गुरुकुल कांगड़ी में रुकवाया गया, जहां स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें अपने बच्चों की तरह रखा। फिर उन्हें शांति निकेतन आश्रम में रखा गया, जहां कवि और उनके लोगों ने उसी तरह का प्रेम उन पर बरसाया। इस दोनों जगहों पर उनका अनुभव अच्छा रहा और इसकी वजह से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी। मैं एंड्रयू से कहा करता था कि कवि श्रद्धानंद जी और प्रिंसिपल सुशील रुद्र उनकी त्रिमूर्ति हैं। जब मिस्टर एंड्रयू दक्षिण अफ्रीका में थे तब वे त्रिमूर्ति का गुणगान करते नहीं थकते थे और अब वे दक्षिण अफ्रीका की मेरी मधुर यादों के बारे में दिन रात उन्हें बताया करते। स्वाभाविक था मिस्टर एंड्रयू ने फिनिक्स पार्टी को सुशील रुद्र से मिलवाया। प्रिंसिपल रुद्र का कोई आश्रम नहीं था, लेकिन उनके पास घर था जिसे उन्होंने फिनिक्स परिवार के सुपुर्द कर दिया। पहले दिन से ही उनके आदमियों ने उनके साथ अपनी आत्मीयता से व्यवहार किया कि उन्हें फिनिक्स की कमी नहीं महसूस हुई। जब मैं बम्बई पहुंचा तब मुझे पता चला कि फिनिक्स पार्टी शांति निकेतन में है। इसीलिए मैं गोखले जी से मिलने के बाद जल्दी से जल्दी उनसे मिलना चाहता था। जिस प्रकार का स्वागत मेरा बम्बई में हुआ उसने मुझे एक अवसर दिया जिसे छोटा या मिनी सत्याग्रह कहा जा सकता है। मेरे सम्मान में पार्टी मिस्टर जहांगीर पेटिट के घर पर दी गई। पार्टी में गुजराती में बोलने का साहस नहीं कर सकता था। इतना भव्य वातावरण जहां चारों तरफ चकाचौंध थी और मैं जिसने अपनी जीवन का अधिकांश भाग अनुबंधित मजदूरों के साथ बिताया था, ऐसे वातावरण में स्वयं को एकदम देहाती महसूस कर रहा था। काठियावाड़ चोंगा पगड़ी और धोती में पहले से अपेक्षा आज कहीं ज़्यादा सभ्य लग रहा था, लेकिन मिस्टर पेटिट भवन की उस शानो शौकत वाले वातावरण में मेरा अस्तित्व कहीं खो गया था। फिर भी मैंने अपने आप को अच्छी तरह से संभाला, क्योंकि सर फिरोज शाह ने मुझे अपने सुरक्षा वातावरण में रख लिया था। उसके बाद एक गुजराती समारोह था। गुजराती समाज मेरा स्वागत किए बिना मुझे जाने नहीं दे सकते थे, जिसे उत्तम लाल त्रिवेदी ने आयोजित किया था। मैंने कार्यक्रम की जानकारी पहले ही ले ली थी। वहाँ मिस्टर जिन्ना गुजराती होने की वजह से उपस्थित थे। मुझे याद नहीं कि वे वहाँ अध्यक्ष या मुख्य वक्ता की तरह थे। उन्होंने अंग्रेजी में एक संक्षिप्त
मगर सुंदर भाषण दिया। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर ज़्यादातर भाषण अंग्रेजी में थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना धन्यवाद गुजराती में दिया और बताया कि मेरा झुकाव गुजराती और हिंदी की तरफ अधिक है। विनम्रता से मैंने उन्हें अंग्रेजी से बोलने पर अपना विरोध प्रकट किया, जबकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर गुजराती थे। मैंने यह सब बहुत संकोच के साथ प्रकट किया, जिससे मुझे असभ्य और अनुभवहीन मनुष्य की तरह न देखा या समझा जाए, जो इतने समय के बाद अपने घर वापस आया है और यहाँ पर चल रहे व्यवहार का विरोध कर रहा है। लेकिन किसी ने भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की कि मैंने उन्हें गुजराती में बोलने पर जोर क्यों दिया। वास्तव में मैं यह देखकर खुश था कि सबने मेरे विरोध को एक प्रकार से स्वीकार किया। इस सभा ने मुझे यह सोचने का साहस दिया कि मुझे अपने देशवासियों के सामने इस प्रकार की नई धारणाओं को अपने रखने में परेशानी नहीं होगी। बम्बई में कुछ दिन रहने के बाद और इन शुरुआती अनुभवों के साथ मैं पूना गया, जहां गोखले जी ने मुझे बुलाया था। दूसरा नंबर, पूना में गोखले के साथ। मैं जैसे ही बम्बई पहुंचा, गोखले जी ने मुझे संदेश पहुंचाया कि गवर्नर मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है, इसीलिए पूना आने से पहले मेरा उनसे मिलना उचित रहेगा। मैं महाम हिम जी से मिलने आया। सामान्य कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने कहा, मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी आप सरकार से संबंधित कोई प्रस्ताव लेना चाहते हैं, तब आप उससे पहले मुझसे अवश्य मिलें। मैंने जवाब दिया, मैं बहुत आसानी से आपको वचन दे सकता हूँ। यह मेरा नियम भी है। एक सत्याग्रही के रूप में मैं दूसरे पक्ष के विचारों को जानना और जितना ज़्यादा संभव हो सके उससे सहमत होना चाहता हूँ। मैंने इस नियम का पालन बहुत कड़ाई के साथ दक्षिण अफ्रीका में किया और वही मैं यहाँ भी करूँगा। लॉर्ड वेलिंगटन ने मेरा धन्यवाद किया और कहा, आप जब कभी भी मेरे पास आना चाहे आ सकते हैं और आप देखेंगे कि मेरी सरकार कभी भी अपनी इच्छा से कोई गलती काम नहीं करती है। इस पर मेरा जवाब था, यह विश्वास ही मुझे बनाए रखता है। इसके बाद मैं पूना चला गया। इस अमूल्य समय की सब यादों को यहाँ लिखना मेरे लिए असंभव है। गोखले और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों का प्रेम मुझे भावविहीन कर देता है। जहाँ तक मुझे याद है, गोखले जी ने उन सबको मुझसे मिलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था। मैंने खुलकर सभी विषयों पर उनसे बातें की। गोखले जी बहुत उत्सुक थे कि मैं उनकी सोसाइटी में आ जाऊं और मैं भी ऐसे ही चाहता था, लेकिन कुछ सदस्यों का विचार था कि मेरे आदर्श और कार्य करने का तरीका उनसे बहुत अलग था और मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करना उचित नहीं रहेगा। गोखले जी का विश्वास था कि मेरे अपने आदर्शों के बावजूद मैं उनसे उनके नियमों और आदर्शों को सहने के लिए भी तैयार था। लेकिन उन्होंने कहा, सोसाइटी के सदस्यों को अभी भी तुम्हारे समझौते के लिए तत्परता समझ में नहीं आई है। वे अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के हैं और काफ़ी स्वतंत्र भी हैं। मैं आशा करता हूं कि वे तुम्हें स्वीकारेंगे और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तब आप एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि वे आपका सम्मान या आपसे प्रेम नहीं करते हैं। वे केवल कोई खतरा इसीलिए मोल नहीं लेना चाहते जिससे उनका आपके प्रति सम्मान खराब न हो जाए। लेकिन आप चाहे औपचारिक रूप से सदस्य बने या न बने, मैं फिर भी आपको अपने जैसा ही मानूंगा। मैंने गोखले को अपने आने का उद्देश्य बताया। चाहे मुझे सदस्य बनाया जाए या ना बनाया जाए,
मुझे एक आश्रम चाहिए जहां मैं अपने फिनिक्स परिवार के साथ रह सकूं। जहां तक संभव हो वह स्थान गुजरात में हो, क्योंकि स्वयं गुजराती होने की वजह से मुझे लगता है कि मैं गुजरात की सेवा के माध्यम से अपने देश की बेहतर सेवा कर सकूंगा। गोखले जी को मेरा विचार पसंद आया। उन्होंने कहा, तुम्हें अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। आपका सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत का परिणाम कुछ भी निकले, आपके आश्रम के खर्चों को मैं ही वहन करूंगा, जिसे मैं अपना मानूंगा। आगे देखते हैं। मेरा हृदय अंदर से अभिभूत हो गया। मैं खुश था कि धन एकत्रित करने की जरूरत से मैं आज़ाद था। अब मुझे अकेले ही सब कार्य नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, अब कभी भी यदि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास एक सुनिश्चित मार्गदर्शन है। इसने मेरे दिमाग के भारी बोझ को हल्का कर दिया। स्वर्गीय डॉक्टर देव को बुलाया गया और उनसे सोसाइटी के बही खाते की किताब में एक और खाता खोलने के लिए कहा गया और मुझे अपने आश्रम और सभी सार्वजनिक खर्चों को देने का निर्देश दिया। मैं अब शांति निकेतन जाने के लिए तैयार था। जाने वाले दिन की पूर्व संध्या को गोखले ने कुछ चुने हुए मित्रों को पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ मेरी पसंद के आहार की भरमार थी, जैसे फल और सूखे मेवे। पार्टी उनके कमरे से कुछ कदम दूर पर थी। वे चलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मेरे प्रति उनके अगाध स्नेह के कारण उन्होंने वहां आने के लिए जोर दिया और वे वहां आए, लेकिन बेहोश हो गए और उन्हें वापस ले जाया गया। इस तरह उनका बेहोश होना नई बात नहीं थी। उन्होंने कहलवाया कि पार्टी चलती रहनी चाहिए। पार्टी एक खुले स्थान पर आयोजित की गई थी, जो सोसाइटी के गेस्ट हाउस की ठीक सामने था। नाश्ता खाते हुए सभी मित्र के बीच खुले दिल से वार्तालाप चल रहा था। नाश्ते में मूंगफली, खजूर और मौसमी फल थे, लेकिन उनका इस तरह से बेहोश होना मेरे जीवन के लिए कोई सामान्य घटना नहीं थी। तीसरा देखेंगे, 3 नंबर। क्या यह चेतावनी थी? पूना से मैं राजकोट और पोरबंदर गया, जहां मुझे मेरे भाई की विधवा और अन्य रिश्तेदारों से मिलना था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दिनों से मैंने अपने वेशभूषा बदल दी थी। मैंने वैसे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे जो बंधुआ मजदूरों के वस्त्रों से मिलते जुलते थे, और इंग्लैंड में भी घर के अंदर मैंने उन्हीं कपड़ों को पहनना जारी रखा था। बम्बई पहुंचने पर मेरे पास एक जोड़ी काठियावाड़ी वस्त्र थे, जिसमें एक धोती, एक चोंगा और सफ़ेद स्कार्फ था। ये सब वस्त्र भारतीय मिलों के बने हुए थे, लेकिन क्योंकि मुझे तृतीय श्रेणी में यात्रा करनी थी, मुझे चोंगा और स्कार्फ काफ़ी उलझन वाला लगा। इसीलिए मैंने उन्हें उतार दिया और 8 से 10 आने कश्मीरी टोपी खरीदने में लगाए। इस तरह के कपड़ों में आदमी गरीब ही दिखेगा। उन दिनों प्लेग फैलने की वजह से तृतीय श्रेणी के यात्रियों की चिकित्सीय जांच विरगमाम या वधवान में की जाती थी। जगह का नाम मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे थोड़ा बुखार था। इंस्पेक्टर ने यह देखकर कि मुझे बुखार था, मुझे राजकोट मेडिकल अफसर के पास जाने के लिए कहा और मेरा नाम लिख लिया। किसी ने शायद मेरे वधवान से गुजरने के बारे में सूचना दे दी थी, क्योंकि वहाँ टेलर मोतीलाल, जो उस जगह के ख्याति प्राप्त सार्वजनिक सेवक थे, वे मुझसे स्टेशन पर मिले। उन्होंने मुझे विरमगाम के रीति रिवाजों और रेलवे यात्रियों को इसकी वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही थी,
उनके बारे में बताया। बुखार होने की वजह से मैं यह सुनना नहीं चाहता था और मैंने इसे संक्षिप्त रूप से खत्म करने के लिए उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आप जेल जानने के लिए तैयार हैं? मैंने मोतीलाल को बेताब युवा की तरह समझा था जो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन मोतीलाल ऐसे नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता के साथ जवाब दिया, हम निश्चित रूप से जेल जाएंगे यदि आप हमारा नेतृत्व करेंगे। एक काठियावाड़ी होने के नाते हमारा आप पर पहला अधिकार है। जाहिर है हम अभी आपको रोकना नहीं चाहते, लेकिन वापसी पर आपको यहाँ रुकने का वचन देना होगा। आपको हमारे युवाओं का कार्य और उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगेगा और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं कि आपके बुलाने पर हम आपके साथ होंगे। मोतीलाल ने मुझे मोह लिया। उनके साथी उनका गुणगान कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा मित्र एक टेलर है, लेकिन वह अपने पेशे में इतना कुशल है कि महीने में वह 15 रुपये कमा लेता है, इतना ही जितना कि उसको ज़रूरत है। वह दिन में केवल 1 घंटा काम करता है और बचा हुआ बाकी समय सार्वजनिक कार्यों में लगाता है। वह हम सब का नेतृत्व करता है और हमारी शिक्षा को शर्मसार करता है। मोतीलाल के साथ बाद में मेरे गहरे संबंध में बने और तब मैंने देखा कि उसके गुणगान में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उसने नए आश्रम में वहाँ के बच्चों को सिलाई सिखाने के लिए प्रतिदिन आना शुरू किया और आश्रम के लिए भी कपड़े बनाने लगा। वह हर दिन मुझसे विरमगाम और वहाँ के यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में बातें करता, जो उसके लिए असहनीय हो चुका था। भरी जवानी में अचानक किसी बीमारी के कारण वह सक्रिय नहीं रह पाया। इसके बिना वर्धमान में सार्वजनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। राजकोट पहुंचकर मैं मेडिकल अफसर के पास गया और अगले दिन मैं वहां अनजान नहीं था। डॉक्टर बहुत शर्मिंदा हुआ और इंस्पेक्टर से नाराज था। ऐसा कहना जरूरी नहीं था क्योंकि इंस्पेक्टर अपना कर्तव्य निभा रहा था। चिकित्सा अधिकारी ने मुझे इंस्पेक्टर के पास नहीं जाने दिया। इसके बजाय इंस्पेक्टर को मेरे पास भेजने पर जोर दिया। तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए सफाई कारणों की वजह से ऐसे अवसरों पर उनकी जांच करनी जरूरी हो जाती है। यदि कोई बड़ा आदमी तृतीय श्रेणी में जाना चाहता है, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, तब उन्हें स्वयं ही ऐसी जांच के लिए जाना चाहिए और उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए जिनसे गरीब व्यक्ति गुजरते हैं। इसमें अधिकारियों को निष्पक्ष रहना चाहिए। मेरा अनुभव है कि अधिकारीगण तृतीय श्रेणी के यात्रियों को यात्रियों की तरह देखने के बजाय उन्हें भेड़ बकरियों की तरह देखते हैं। वे उनके साथ तिरस्कारपूर्ण भाषा में बात करते हैं और किसी भी आवाज़ या तर्क को सुनना नहीं चाहते हैं। तृतीय श्रेणी के यात्री को अधिकारी की हर आज्ञा का पालन करना होता है, जैसे कि वह इसका मालिक हो, और अधिकारी इसके साथ अभद्र व्यवहार और धमकी देता रहता है। वह उसे जितना ज़्यादा परेशान और असुविधा दे सकता है या देने की फिराद में रहता है, उसके बाद ही उन्हें टिकट देता है। यहाँ तक कि ऐसे हालत में कभी कभी उनकी ट्रेन भी छूट जाती है। यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसमें तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक शिक्षित और समृद्ध व्यक्ति अपनी इच्छा से इनके स्तर को न स्वीकारे और तृतीय श्रेणी में यात्रा न करे, साथ ही उन सुविधाओं को लेने से मना करे जो गरीबों को नहीं दी जा रही हो।
इस प्रकार की न्यायपूर्ण कठिनाइयों और बदतमीजियों को स्वीकार करने के बजाय उनके हटाए जाने के लिए संघर्ष करें। काठियावाड़ में जहाँ कहीं भी मैं गया हर जगह मैंने वीरम गाम को की सीमाबंदी की कठिनाइयों के बारे में सुना। इसीलिए मैंने तुरंत ही लॉर्ड वेलिंगटन के प्रस्ताव का उपयोग करने के बारे में सोचा। मैंने उस विषय पर सभी प्रकार के साहित्य को पढ़ा और अनुभव किया कि शिकायतें सही थी और इसके बारे में बम्बई की सरकार के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। मैं लॉर्ड वेलिंगटन के निजी सचिव से भी मिला और महामहिम का इंतजार भी किया। सचिव ने अपनी सहानुभूति जताई और पूरा दोष दिल्ली पर डाल दिया। यदि यह हमारे हाथ में होता तो यह बंधन हमने बहुत पहले हटा दिया होते। अब आपको भारत सरकार से बात करनी होगी, सचिव ने कहा। मैंने भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया, लेकिन पावती प्राप्ति के अलावा मुझे कोई संदेह नहीं मिला। जब मुझे लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने का अवसर मिला तब बाद में हमें कुछ राहत मिली। जब मैंने उनके सामने तख्त रखे तब उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और तुरंत ही विरमगाम से संबंधित सभी कागजात भेजने के लिए फ़ोन किया और वचन दिया कि यदि अधिकारियों के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं होगा तो उन सीमा शुल्क अवरोधों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। चेम्सफोर्ड के साथ हुए साक्षात्कार के कुछ ही दिनों बाद मैंने खबरों में पढ़ा कि विरमगाम में सीमा शुल्क हटा दिया गया था। मैं इस घटना को भारत में सत्याग्रह की शुरुआत होने की तरह देखता हूँ, क्योंकि बम्बई के एक साक्षात्कार में बम्बई सरकार के सचिव ने मेरे एक भाषण में सत्याग्रह का नाम लेने पर आपत्ति जताई थी, जिसे मैंने बागासरा काठियावाड़ में दिया था। उसने पूछा था, क्या यह धमकी नहीं है और क्या आपको लगता है कि ताकतवर सरकार तुम्हारी धमकियों के आगे घुटने टेक देगी? यह कोई धमकी नहीं है, मैंने जवाब दिया था। यह लोगों को शिक्षित करने के लिए है। यह मेरा कर्तव्य है कि लोगों को मैं उनकी परेशानियों के हल के लिए कानून सम्मत उपचारों के बारे में बताऊं। एक देश जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, उसे स्वतंत्र होने के सभी तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। सामान्यतः वे हिंसा को हल की तरह देखते हैं। दूसरी तरफ सत्याग्रह केवल अहिंसात्मक हथियार है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके अभ्यास और सीमाओं के बारे में लोगों को बताऊं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रिटिश सरकार एक बलशाली सरकार है, लेकिन फिर भी मुझे कोई संदेह नहीं है कि सत्याग्रह ही एकमात्र उपचार है। चतुर सचिव ने अविश्वास के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, हम देखेंगे। चौथा, शांति निकेतन। राजकोट से मैं शांति निकेतन की ओर रवाना हुआ। वहाँ के अध्यापकों और छात्रों के प्रेम ने मेरा मन मोह लिया। वहाँ मेरा स्वागत सरलता, कला और प्रेम का सुंदर संगम था, और यही मैं काका साहब कालेलकर से पहली बार मिला। आगे देखते हैं। तब मुझे पता नहीं था कि कालेलकर को क्यों काका साहब कहकर बुलाते थे, लेकिन बाद में मुझे श्रीयुक्त केशव राव देशपांडे जो कि हम उम्र और लंदन में मेरे गहरे मित्र थे, उनसे पता चला कि उन्होंने बड़ौदा राज्य में एक स्कूल चलाया था जिसका नाम गंगा नाथ विद्यालय था।
उसमें उन्होंने अध्यापकों को पारिवारिक संबंधों से जुड़े नाम दिए हुए थे, जिसमें विद्यालय में एक पारिवारिक वातावरण बने। श्रीयुत कालेलकर जो वहाँ अध्यापक थे, उन्हें काका, पिता का छोटा भाई, फड़के को माना, मामा, माँ का भाई और हरिहर शर्मा को अन्ना, जो कि भाई के नाम से पुकारा गया। अन्य लोगों को भी इसी तरह के नाम दिए गए। आनंदानंद स्वामी जी काका के दोस्त की तरह और वर्धन अप्पा एक मामा के दोस्त की तरह परिवार में शामिल हुए और ये सभी बाद में एक एक करके मेरे सहयोगी बन गए। श्रीयुत देशपांडे को भी साहब कहकर पुकारा जाता था। जब विद्यालय बंद हुआ तब परिवार भी टूट गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आध्यात्मिक संबंधों अथवा नए नामों को नहीं छोड़ा। काका साहब विभिन्न संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने निकल पड़े और मैं इसी दौरान शांति निकेतन गया। वे वहीं थे। चिंतामन शास्त्री भी उसी परिवार के थे, वे भी वहीं थे। उन दोनों संस्कृत पढ़ने में सहायता देते थे। फिनिक्स परिवार को शांति निकेतन में अलग से रहने की जगह दी गई थी। मगन लाल गांधी उनके मुखिया थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिनिक्स आश्रम के सभी नियमों का वहाँ ईमानदारी और सख्ती से पालन हो। मैंने देखा कि उनके प्रेम, ज्ञान और धैर्य के साथ उनकी इस महक को पूरे शांति निकेतन में महसूस किया जा सकता था। एंड्रयूज वहाँ थे, साथ ही पियर्सन भी। बंगाली शिक्षकों जिनके मैं काफ़ी करीब आ गया था, वे थे जगदानंद बाबू नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नागेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू। जैसे कि मेरी प्रकृति है, मैं शिक्षकों और छात्रों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ और उन्हें स्वयं सहायता के बहस में शामिल कर लेता हूँ। मैंने शिक्षकों को प्रस्ताव दिया कि यदि वे और छात्र वेतन में नियुक्त खानसामों को घटा दें और उनकी जगह स्वयं खाना बनाएं, तो शिक्षकों का नियंत्रण रसोई में रहेगा और यह बच्चों के शारीरिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही यह छात्रों को स्वयं सहायता पर एक पाठ भी पढ़ाएगा। एक दो इसमें असहमत होना चाहते थे। कुछ ने इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया। लड़कों को यह पसंद आया कि शायद यह उन्हें अलग स्वाद दे और हमने इस प्रयोग को शुरू किया। जब मैंने इस पर कवि को अपना विचार देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि इस प्रयोग में सत्याग्रह की चाबी है। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर दी। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ स्वयं को उसमें झोंक दिया। एक समूह सब्जी काटने के लिए बनाया गया, दूसरा अनाज को साफ करने आदि। नागेन बाबू ने रसोई और इसके आसपास की सफाई की जिम्मेदारी ली। मुझे उन्हें इस तरह काम करते देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन 125 लड़कों का अपने शिक्षकों के साथ शारीरिक काम की अपेक्षा करना बहुत ज़्यादा था। यह वथकों की पानी तक ले जाने जैसा नहीं था। वहाँ इस पर रोज़ बहस होती। कुछ के अंदर थकान के लक्षण दिखने शुरू हो गए, लेकिन पियर्सन थकने वालों में से नहीं थे। वे हमेशा कुछ न कुछ काम करते दिखाई देते। रसोई में
उन्होंने सब बड़े बर्तनों की सफाई का जिम्मा ले लिया था। सफाई करने वाले समूह के सामने छात्रों का एक समूह सितार बजाता रहता, जिसमें लय बनी रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक सभी कार्यों को किया। शांति निकेतन एक व्यस्त जीवन शैली का केंद्र बन गया। इस तरह के परिवर्तन एक बार शुरू होने के बाद विकसित होते रहते हैं। न केवल फिनिक्स की रसोई को लोग स्वयं चला रहे थे, बल्कि यहाँ पर पकने वाला खाना सबसे ज़्यादा होता था। मसालों से परहेज था। चावल, दाल और सब्जियां, यहाँ तक कि गेहूं के आटे को भी एक ही बार में स्टीम कुकर में बनाया जाता था। शांति निकेतन में भी लड़कों ने इसी तरह की रसोई को शुरू किया, जिससे बंगाली खाने में सुधार में किया जा सके। एक या दो अध्यापक और कुछ छात्र इस रसोई को चला रहे थे। हालांकि इस प्रयोग को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। मेरा विचार है कि इस प्रसिद्ध स्थान ने इस प्रयोग को कुछ समय करके कुछ खोया नहीं था, बल्कि पाया ही था, जो अध्यापकों के काम ही आएगा। मैंने कुछ और समय तक शांति निकेतन में रहने के बारे में सोचा था, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। मुझे वहाँ आए हुए मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था जब मुझे पूना से गोखले की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सभी सदस्य मुझे अपनी संदेह प्रकट करने आए। आश्रम के मंदिर में एक विशेष सभा इस राष्ट्रीय नुकसान पर अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए बुलाई गई। यह एक गमगीन समारोह था। इसी दिन मैं अपनी पत्नी और मगन लाल के साथ पूना के लिए निकल पड़ा। अन्य सभी लोग शांति निकेतन में ही रहे। एंड्रयूज मेरे साथ बर्दवान तक गए। क्या आपको लगता है कि भारत में सत्याग्रह करने का समय आएगा? यदि ऐसा होगा तो क्या आपको कुछ इसका अंदेशा है कि कब आएगा? यह बताना कठिन है, मैंने कहा। 1 साल तक मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि गोखले जी ने मुझसे वचन लिया था कि मैं भारत में अनुभव प्राप्त करने के लिए भारत भ्रमण करूंगा और सार्वजनिक संस्थाओं पर अपना कोई वक्तव्य नहीं दूंगा जब तक मैं अपनी इस आजमाइश या नए अभ्यास का समय पूरा नहीं कर लूँगा। यहाँ तक कि 1 वर्ष के बाद भी मुझे अपना विचार जाहिर नहीं करने में कोई जल्दी नहीं होगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगले 5 वर्ष या उससे ज़्यादा समय तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि गोखले जी कभी-कभी मेरे हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पर हंसते थे और कहते जब तुम 1 वर्ष तक भारत में रहोगे तब तुम्हारे विचार स्वयं ही बदल जाएंगे। 5 नंबर देखेंगे, तृतीय श्रेणी की यात्रियों के दुख। बर्दवान में हमारा आमना सामना उन काठियावाड़ों से हुआ जिसने तीसरे दर्जे का यात्री टिकट खरीदने के बावजूद झेलता है। तृतीय श्रेणी के टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलते, ऐसा हमें बताया गया था। मैं स्टेशन मास्टर के पास गया, यद्यपि उससे मिलना कठिन था। किसी ने दया करके बताया कि वह कहाँ है। मैंने उसे अपनी कठिनाई बताई। उसने भी यही जवाब दिया। टिकट की खिड़की जैसे ही खुली, मैं तुरंत वहां टिकट खरीदने गया, लेकिन टिकट मिलना इतना आसान नहीं था। शक्तिशाली ही सही होता है और यात्री जो तेज और बेपरवाह थे, एक एक करके मुझे पीछे धकेलते हुए आगे आते गए। इसीलिए मैं लाइन में सबसे पीछे टिकट लेने के लिए खड़ा था। ट्रेन आई, उसमें घुसना एक
दूसरी परीक्षा थी। अंदर घुसे यात्रियों के बीच वहाँ खुल्लम खुल्ला गाली गलौज और धक्का मुक्की चल रही थी। कुछ घुस चुके थे और कुछ घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम प्लेटफार्म पर आगे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन हर जगह हमें एक ही जवाब मिलता, यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं गार्ड के पास गया। उसने कहा, तुम्हें जहाँ कहीं भी घुसने की जगह मिले उसमें घुस जाओ, नहीं तो अगली ट्रेन से आओ। लेकिन मुझे ज़रूरी काम है, मैंने निम्रता से कहा। उसके पास मुझे सुनने का वक्त नहीं था। मैं परेशान था। मैंने मगन लाल से कहा, जहाँ कहीं जगह मिले घुस जाओ, और मैं इंटर क्लास डिब्बे में अपनी पत्नी के साथ बैठ गया। गार्ड ने पूछा, मुझे इसमें घुसते देख लिया था। गार्ड आसनसोल में वहाँ टिकट के मूल्य से अधिक पैसा लेने के लिए आ गया। मैंने उससे कहा, यह आपका कर्तव्य था कि हमारे लिए जगह ढूंढते। हमें कुछ नहीं मिला, इसीलिए हम यहाँ बैठते हैं। यदि आप हमें तृतीय श्रेणी में रख सकते हैं तो हम खुशी खुशी वहाँ चले जाएंगे। तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते, गार्ड ने कहा। मैं तुम्हें वहाँ जगह नहीं दिला सकता। या तुम ऊपर का किराया दो या बाहर निकल जाओ। मैं किसी तरह पूना पहुँचना चाहता था, इसलिए मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैंने पूना तक के लिए टिकट से ऊपर तक के पैसे दिए, लेकिन मुझे इस अन्याय पर अफसोस था। सुबह हम मुगल सराय पहुँचे। मगन लाल ने तीसरे दर्जे में एक सीट का इंतजाम कर लिया था, जिसमें मैं चला गया। मैंने टिकट निरीक्षक को टिकट दिखाकर एक सर्टिफिकेट देने को कहा, यह स्पष्ट रूप से लिखने के लिए कि मुगल सराय में मैं तृतीय श्रेणी में आ गया था। उसने कहा, ऐसा करने से मना किया। मैंने रेलवे अधिकारियों को इसे हल करने के लिए कहा और मुझे यह जवाब मिला, बिना सर्टिफिकेट के हम बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपके केस में हमें इसे अलग तरह का केस मानते हैं। फिर भी यह संभव नहीं है कि बर्दवान से मुगल सराय तक का ज़्यादा किराया हम वापस कर पाएंगे। इसी प्रकार के ढेरों अनुभव मुझे तीसरे दर्जे के हुए हैं। यदि मैं उन्हें लिखने बैठूं तो यह अध्याय आराम से भर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ अनौपचारिक रूप से उन्हें बताता रहूँगा। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी शारीरिक अक्षमता की वजह से मुझे इसमें सफ़र करना छोड़ना पड़ा। तीसरे दर्जे के यात्रियों की परेशानियों का कारण निस्संदेह रेलवे अधिकारियों की मनमानी है, लेकिन जिस तरह का रूखा व्यवहार, गंदी आदतें, निजी स्वार्थ और यात्रियों की अज्ञानता है, वे भी इसके लिए कम दोषी नहीं हैं। यह अफसोस की बात है कि अक्सर उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि वे कितना खराब व्यवहार, गंदगी और स्वार्थीपन दिखा रहे हैं। उनका विचार है जो कुछ वे कर रहे हैं वह सब सामान्य तरीके हैं। इन सब की वजह हम जैसे पढ़े लिखों का उनकी तरफ से उदासीन होना है। हम बहुत थके हुए कल्याण पहुँचे। मगन लाल और मैं स्टेशन के पाइप से पानी लेने उतरे और हम वहाँ नहाए। जब मैं अपनी पत्नी के लिए नहाने की तैयारी कर रहा था, इंडियन सोसाइटी के श्रीयुत कौल ने हमें पहचान लिया और वे हमारे पास आए। वे भी पूना जा रहे थे। उन्होंने मेरी पत्नी को दूसरे दर्जे में स्नान के लिए ले जाने को कहा। मैं इस विनम्र प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए हिचकिचा रहा था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी को द्वितीय दर्जे की
सहूलियत लेने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मैंने यह गलती नहीं की। यह मैं जानता हूँ, यह सत्य की प्रकृति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मेरी पत्नी स्नानघर का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन एक पति की अपनी पत्नी के लिए तरफदारी उसकी सच्चाई के प्रति भारी पड़ी। सच का चेहरा माया से सुनहरे पर्दे के पीछे छुपा रहता है। सच का चेहरा माया के सुनहरे पर्दे के पीछे छुपा रहता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। छठवां देखते हैं, प्रेमाग्रह पूना पहुँचने और श्राद्ध आयोजन समाप्त हो जाने के बाद हम सोसाइटी के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए, और अब प्रश्न था कि मुझे उसका सदस्य बनना चाहिए या नहीं। यह सदस्य बनने का प्रश्न मेरे लिए काफ़ी नाजुक विषय बन गया था। जब गोखले जी वहाँ थे तब मुझे एक सदस्य की तरह जाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे केवल उनकी इच्छा और उनके पद का सम्मान करना पड़ता था, जिसे मुझे करने में अच्छा भी लगता था। उथल पुथल वाले भारतीय सार्वजनिक जीवन रूपी तूफान में प्रवेश करने से पहले मुझे एक दृढ़ निश्चय वाले पायलट की जरूरत थी। वह मुझे गोखले में मिल गया था और मैं अपने को सुरक्षित महसूस करता था। अब वे नहीं रहे थे तो मेरे ऊपर धन के इंतजाम करने की जिम्मेदारी आ गई थी, और मुझे लगा कि अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इसमें एक सदस्य की तरह आऊं। ऐसा करने पर मुझे लगा कि गोखले जी की आत्मा प्रसन्न होगी। इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट और पूरी तरह दृढ़ता के साथ मैंने उन्हें मनाना शुरू किया। सोसाइटी के अधिकांश सदस्य इस मौके पर पूना में थे। मैंने उन्हें समझाने और उनके जो भय मेरे प्रति थे उन्हें हटाने की भरकर कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि वह इस मामले में विभाजित थे। उनका एक समूह मेरे सदस्य बनने के लिए सहमत था, जबकि दूसरा समूह उसके एकदम विरोध में था। मुझे पता था कि कोई भी मेरे प्रति प्रेम की वजह से दूसरे को नहीं मानेगा। उनकी सोसाइटी के प्रति वफादारी ज़्यादा थी। इसके साथ ही उनका प्रेम भी मेरे प्रति कम नहीं था। इसीलिए हमारे विचार विमर्श में किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता था। केवल वहाँ बातें सिद्धांतों तक सीमित रहती थी। जो समूह मेरे विचारों में था उनके अनुसार कुछ जरूरी विषयों पर मेरे विचार उनसे एकदम विपरीत थे, और उन्हें लगा कि मुझे सदस्य बनाने का अर्थ था सोसाइटी को जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसे ही खत्म कर देना। यह ऐसी वास्तविकता थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम लंबी बहस के बाद अलग हो गए और अंतिम निर्णय अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया। जब मैं घर लौटा तो मैं काफ़ी परेशान और अशांत था। यदि अधिकांश सदस्य मेरे शामिल होने के लिए सहमत हो जाएं तो क्या यह उचित था? क्या यह बात गोखले जी के प्रति मेरी वफादारी के अनुकूल होगी? मैंने देखा कि सोसाइटी के सदस्यों के बीच मुझे सदस्य बनने में बहुत ज़्यादा मतभेद था। अभी उत्तम विकल्प नहीं यही था कि मैं अपनी सदस्यता का प्रार्थना पत्र वापस ले लूं और उन्हें इस नाजुक परिस्थिति से उबार लूं। इस प्रकार मेरी निष्ठा गोखले जी और उनकी सोसाइटी के प्रति बनी रहेगी। यह निर्णय मैंने एक क्षण में ले लिया और मैंने तुरंत मिस्टर शास्त्री को मीटिंग स्थगित न करने के लिए लिखा। जो मेरा विरोध कर रहे थे उन्होंने मेरे निर्णय का खुलकर स्वागत किया। इसने उन्हें एक अजीब स्थिति से बचा लिया था और हम दोस्ती के गहरे संबंध में बंध गए थे। मेरे प्रार्थना पत्र को वापस लेने के बाद मैं सोसाइटी का सच्चा सदस्य बन गया था। अनुभव अब मुझे एहसास करता है कि यह एकदम उचित था कि
कि मैं सदस्य नहीं बना और जो मेरा विरोध कर रहे थे वे एकदम सही थे। अनुभव ने मुझे यह भी स्पष्ट किया कि सिद्धांत के मायने में हमारे विचार एकदम अलग अलग थे, लेकिन इस अंतर का अर्थ एकदम यह नहीं था कि हमारे बीच किसी प्रकार की कड़वाहट थी। हम भाइयों की तरह तरह थे और सोसाइटी का पूना वाला घर मेरे लिए हमेशा एक तीर्थ की तरह रहा। यह सच है कि मैं सोसाइटी का सदस्य औपचारिक रूप से नहीं बना था, लेकिन आत्मा से मैं एक सदस्य हूँ। आध्यात्मिक या आत्मिक संबंध शारीरिक संबंध से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। जिस शारीरिक संबंध में आध्यात्मिकता न हो वह संबंध बिना किसी आत्मा के होता है। 7वां नंबर देख रहे हैं, कुंभ मेला। मैं डॉक्टर मेहता से मिलने रंगून गया और लौटते समय कलकत्ता में रुका। मैं स्वर्गीय भूपेंद्रनाथ बासु का अतिथि था। बंगाली आतिथ्य चरम सीमा पर था। उन दिनों मैं कड़ाई से फलाहारी था, इसीलिए जितने भी प्रकार के फल और मेवे कलकत्ता में उपलब्ध थे उन्हें मेरे लिए मंगवाया गया। घर की स्त्रियां रात भर जागकर मेरे लिए मेवे के छिलके निकालती। भारतीय शैली में ताज़े फलों को परोसने का हर संभव प्रयास किया जाता। मेरे साथियों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनते। उनमें मेरा पुत्र रामदास भी था। जितना मैंने इस प्रेमपूर्ण आतिथ्य की सराहना करता वह कम था, लेकिन पूरा घर इन 2-3 मेहमानों की तैयारियों में हर दम लगे रहे। यह मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आया। जहाज से रंगून जाते समय मैं डेक का पैसेंजर था। यदि श्रीयुत बासु के घर के अत्यधिक वैभवपूर्ण शैली से हम शर्मिंदा थे, तो जहाज में हमारे प्रति एकदम लापरवाही वाला व्यवहार और डेक के पैसेंजरों के लिए आधारभूत सुविधाओं का अभाव उससे भी बहुत शर्मनाक स्थिति थी। स्नानघर अस्वाभाविक रूप से गंदे, शौचालय बदबूदार और गंदगी से भरे, जहां उनका उपयोग करने के लिए व्यक्ति को बिखरे मूत्र और मल को लांघते हुए जाना पड़ता था। यह किसी सामान्य व्यक्ति के बर्दाश्त से बाहर था। मैं चीफ ऑफिसर के पास गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यदि उनकी व्यवस्था यानी गंदगी और बदबू में कोई कमी रह गई थी, तो उसे पैसेंजर ने अपनी बिना सोची समझी हरकतों से पूरा कर दिया था। वे जहाँ भी बैठते वहाँ थूक देते और अपने आसपास के माहौलों को खैनी, तंबाकू और पान के पत्तों से गंदा करते रहते। वहाँ शोर का कोई अंत नहीं था और हर कोई जितनी ज़्यादा जगह घेर सकता था घेर कर बैठ जाता। उनका सामान उनसे ज़्यादा जगह लेता। इस प्रकार हमारे 2 दिन गंभीर परीक्षा वाले थे। रंगून पहुंचकर मैंने स्टीमशिप कंपनी के एजेंट को पत्र लिखा और उसे सब तथ्य बताया। अच्छा हुआ जो मैंने यह पत्र लिख दिया और डॉक्टर मेहता के प्रयत्नों द्वारा हमारी वापसी यात्रा काफ़ी सहनीय रही। रंगून में भी मेरे फलाहार का भोजन मेजबान के लिए काफ़ी भारी था, लेकिन चूंकि डॉक्टर मेरे अपने थे, मैं इतने बड़े स्तर के व्यंजन को कम कर सका। मैंने फिर भी अपनी यात्रा में कोई नियंत्रण नहीं रखा था। मेरी जबान और आँखें परोसे जाने वाले व्यंजनों को देखती रहती और कोई नियंत्रण नहीं बरतती।
वहाँ खाने का कोई समय नहीं था। निजी तौर पर मैं सूर्यास्त से पहले खाना खा लेता था, हालांकि यह नियमित रूप से 8 या 9 बजे से पहले नहीं हो पाता था। सन 1915 कुंभ के मेले का वर्ष था, जो हरिद्वार में हर 12वें वर्ष में एक बार होता है। मैं कुंभ के मेले में जाने के लिए इतना उत्सुक नहीं था जितना मैं महात्मा मुंशी राम जी से मिलने के लिए उत्सुक था, जो अपने गुरुकुल में थे। गोखले जी की सोसाइटी ने बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों का दल वहां कुंभ में सेवा के लिए भेजा हुआ था। इसके मुखिया पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे और स्वर्गीय डॉक्टर देव वहाँ चिकित्सा अधिकारी थे। मुझे फिनिक्स पार्टी को उनकी सहायता के लिए भेजने का आमंत्रण मिला, इसीलिए मगन लाल गांधी मुझसे पहले चले गए थे। रंगून से लौटने के बाद मैं भी उनके पास पहुंच गया। कलकत्ता से हरिद्वार तक की यात्रा विशेष रूप से परीक्षा वाली रही। कभी कभी डिब्बों में रोशनी नहीं आती रहती। सहारनपुर से हमें सामान या जानवरों वाले डिब्बों में भेज दिया गया। इसमें कोई छत नहीं थी और दिन में सूरज की क्या तेज धूप और धधकता लोहे का फर्श, जिसके बीच में हम सभी भून गए थे। इस अवस्था में पानी की प्यास भी हिंदुओं को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। इस अवस्था में पानी की प्यास भी हिंदुओं को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकी, क्योंकि उन्हें भय था कि पानी मुसलमान का छुआ हुआ भी हो सकता था। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उन्हें हिंदू पानी यानी हिंदुओं के हाथ से नहीं मिला। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये वही हिंदू थे जो बीमारी के समय जो कुछ डॉक्टर लिखे, चाहे वह वाइन हो या मांस का शुरबा, या कोई मुसलमान या क्रिश्चियन कंपाउंडर उन्हें पानी दे, तब उन्हें उसे लेने में कोई एतराज़ या हिचकिचाहट नहीं होती थी। शांति निकेतन में रहने ने हमें यह सिखा दिया था कि हिंदुस्तान में हमारा मुख्य कार्य सफाई कार्यकर्ता का होगा। अब हरिद्वार में स्वयंसेवकों के लिए धर्मशाला में टेंटों को लगा दिया गया था और डॉक्टर देव ने कुछ गड्ढे खुदवा दिए थे, जिन्हें शौचालय की तरह उपयोग में लाना था। वहाँ उन्हें सफाई के लिए वेतन पर रखे गए मेहतरों या जमादारों पर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ पर फिनिक्स समूह के लिए काम था। हमने मल को मिट्टी से ढकने का और उन्हें निपटाने का प्रस्ताव दिया और डॉक्टर देव ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह प्रस्ताव जाहिर था मैंने दिया था, लेकिन वास्तव में यह मगन लाल गांधी थे जिन्होंने इसे किया। मेरा वहाँ मुख्य काम उन असंख्य तीर्थयात्रियों को वहाँ मुझसे मिलने आते, उन्हें दर्शन देना और धार्मिक और अन्य। इसकी वजह से मेरे पास स्वयं के लिए एक भी क्षण नहीं बचता था जिसे मैं अपना कह सकता। यहाँ तक कि जब मैं स्नान घाट जाता तब भी यह दर्शन लेने वाले मेरे पीछे पीछे आते। जब मैं खाना खा रहा होता तब भी वे मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार मैंने हरिद्वार में जाकर समझा कि दक्षिण अफ्रीका में मेरी दी गई विनम्र सेवा ने पूरे भारत में क्या प्रभाव डाला था। लेकिन यह ईर्ष्या करने वाला पद नहीं था। मुझे लगा कि मैं राक्षस और गहरे समुद्र के बीच में हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता। वहाँ मुझे भी वही सहना पड़ा जो इस धरती की लाखों जनता सहती है। उदाहरण के तौर पर रेलवे की यात्रा जिन्होंने मेरे बारे में सुना हुआ था, वहाँ मैं उन लोगों से घिरा रहता। इस प्रकार मैं उनके
उनके मेरे दर्शन के प्रति भावना का शिकार था। इन दोनों में से कौन सी स्थिति ज़्यादा दयनीय थी, मैं अक्सर इस सोच में पड़ जाता हूँ। लेकिन मैं यह तो भली भांति जानता हूँ कि इन दर्शन वालों का अंध प्रेम उन्हें मुझे कभी कभी बहुत क्रोधित कर देता था। इससे मेरा दिल दुखी हो जाता, जबकि यात्रा यद्यपि बहुत थका देने वाली होती, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ाने वाली भी होती, और तब मैं शायद ही कभी गुस्सा किया होगा। यहाँ मैंने एक 5 पैरों वाली गाय देखी। मैं बहुत आश्चर्य में था, लेकिन आदमी को जानने के बाद शीघ्र ही मेरा मोह भंग हो गया। बेचारी 5 पैरों वाली गाय उस दुष्ट व्यक्ति के लालच में बलि का बकरा बनी हुई थी। मुझे पता चला कि 5वां पैर कुछ नहीं बल्कि एक जीवित बछड़े का काटा हुआ पैर था, जिसे उसने उसके कंधे पर जड़वा दिया था। यह दुनिया क्रूरता वाला धोखा जनता से पैसे लूटने के लिए किया गया था। वहाँ ऐसा कोई भी हिंदू नहीं था जो इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। मेले की जिम्मेदारी अब हम लोगों पर थी। यह मेरे लिए अत्यंत स्मरणीय दिन साबित हुआ। मैं हरिद्वार किसी तीर्थयात्री की भावना से नहीं गया था। मैंने कभी भी पुण्य कमाने के लिए धार्मिक स्थानों में जाने के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जैसे कि खबरों में बताया जा रहा था, 17 लाख लोगों की भीड़ केवल पाखंडियों का या नज़ारा देखने वालों की नहीं हो सकती थी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति केवल कुछ अच्छा सीखने और आत्मशुद्धि के लिए आए होंगे। यह कहना कठिन है, असंभव नहीं कि किस प्रकार इस तरह का विश्वास मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाता है। पूरी रात मैंने गहरे विचारों में काटी। वहाँ पवित्र आत्मा भी थी जो पाखंडियों से घिरी हुई थी। वहाँ जाने से उनके दोष भी उस सृष्टा के सामने दूर हो जाएंगे। यदि हरिद्वार में जाना स्वयं के एक पाप था, तो मैं इसका सार्वजनिक तौर पर विरोध करता हूँ और कुंभ वाले दिन हरिद्वार से चला जाऊंगा। यदि हरिद्वार और कुंभ पाप नहीं थे, और जिस प्रकार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो वहाँ फैली हुई है, उसके प्रायश्चित के लिए कुछ चीज़ों को स्वयं से दूर करना पड़ेगा, यानी आत्म इंकार द्वारा स्वयं को शुद्ध करना पड़ेगा। यह मेरे लिए काफ़ी स्वाभाविक था। मेरा जीवन अनुशासित संकल्पों से भरा हुआ है। मैंने उन अनावश्यक परेशानियों के बारे में भी सोचा जो मैंने कलकत्ता और रंगून में अपने मेज़बान पर डाली थी। उन्होंने मेरी भगत इतनी भव्यता से की थी, इसलिए मैंने अपने नियमित आहार की व्याख्या को कम करने और सूर्यास्त से पहले भोजन करने का निर्णय लिया। मुझे यकीन था कि मैंने ऐसे नियंत्रण यदि मैं अपने पर नहीं करूँगा, तो मैं अपने मेज़बान पर अधिक असुविधाएं और भार डालूंगा। इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि भारत में मैं 24 घंटे में 5 से ज़्यादा प्रकार से आहार नहीं लूँगा और अंधेरा होने के बाद कभी नहीं खाऊंगा। मैंने पूरी तरह से उन कठिनाइयों पर विचार किया जो मुझे सहनी पड़ सकती थी, लेकिन मैं इसमें कोई विकल्प की जगह नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने इस बात पर विचार किया कि बीमारी के समय क्या होगा यदि मैं दवाइयों को 5 वस्तुओं के साथ गिनूंगा, और मैंने किसी
विशेष आहार की वस्तु के होने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी अन्य विकल्प को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं पहले 13 वर्ष से इस वचन से बंधा हुआ हूँ। इसकी वजह से मैंने कठिन से कठिन परीक्षा दी है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए वचन का काम किया और उसकी वजह से मेरी आयु कुछ कम वर्ष और बढ़ गई है और उन्होंने मुझे कई बीमारियों से बचाया है। इसके बाद 8 नंबर से देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत